देखिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ना या पूरी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जब हमें शुरुआत में इसको पढ़ना होता है तो इसको टाइम लाइन पे के बेसिस पे पढ़ो। टाइम लाइन का बेस क्या है कि एक हमें इम्पैक्ट से देखने होते हैं कि 1947 से पहले क्या हुआ। 1947 से पहले हम लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर थे, तो उन्होंने क्या क्या चीजें करी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो हमें मिलने वाली है अब, है ना, उसमें इम्पैक्ट पहुंचा। फिर अब 47 से 50 का टाइम पीरियड हमारे पास आ गया, सारा समझने में देखने में क्या होगा, कैसे नहीं होगा। अब एक थर्ड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 के अंदर लॉन्च हो गया। थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हमारे देश के अंदर आया, और वो रेवोल्यूशन आना बहुत जरूरी था। जरूरी इसलिए था क्योंकि कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। अब 75% टू 80% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और पूरा देश जो है वो भुखमरी का शिकार हो रहा है। वहां भूखे हैं लोग, खाने के लिए कुछ नहीं है। वीट जो एक बहुत कॉमन ग्रेन है, राइस, इसकी प्रोडक्शन ही नहीं है। हमें अमेरिका उधार दे रहा है, दान दे रहा है कि चलो यार तुम खाओ, तुम पलो। तो पूरी कंट्री के अंदर फेमिन की सिचुएशन थी, और हमें अब एक ऐसी चीज चाहिए थी जिससे हम इस सिचुएशन से अपने देश को बाहर निकाल सकें। तो वहां पे फिर हमारे पास जो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी है, हमारे पास एक नया रेवोल्यूशन आया जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं उसको हरित क्रांति। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, आप लोगों को ये बात नहीं भूलनी। हमारे पास जो ग्रीन रेवोल्यूशन के, देखिए वैसे यहाँ पे अगर आप इसको गूगल करें तो दो बातें लिखी आएंगी। अगर आप फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन लिखें तो कहीं पे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग लिखा हुआ आएगा, कहीं पे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन लिखा आएगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ये भैया हमारे पास पहले वो व्यक्ति हैं जो स्कॉलरशिप पे, ये एग्रीकल्चर बेस्ड अमेरिकन साइंटिस्ट है, ठीक है ना। तो मतलब एग्रो साइंटिस्ट जिसे हम बोल सकते हैं वो है। और इन्होंने ही पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास जो लॉन्च किया वो ग्रीन रेवोल्यूशन का लॉन्च किया। इन्होंने कहा कि एक डॉफ वैरायटी की सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो बार बार अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करे। और इन्होंने ये वीट पे पहले एक्सपेरिमेंट करा, और ये अच्छा क्या रहा कि जो वैरायटी इन्होंने जिस सीड्स की लॉन्च करी, जिस सीड्स को हम बाद में जो है मिरेकल सीड्स के नाम से भी हम लोगों ने बोला, वो उसमें क्या क्वालिटी थी कि ये 200% तक आपका प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही थी, 200% तक प्रोडक्शन। और जब ये मैक्सिको होता हुआ हमारे पास इंडिया में आया, ये मतलब पहले वहां पे उन्होंने इसको सॉल्व किया दिक्कत को, और फिर जब इंडिया में आया तो एम एस स्वामीनाथन जो हमारे पास थे, उन्होंने सबसे पहले इस चीज को समझा, जाना, और उन्होंने इंडिया लेवल पे इसको इंप्लीमेंट किया। तो यहाँ पे दो बातें हैं। अगर आप इसको देखते हैं कि यार ठीक है, HYV सीड्स को या ग्रीन रेवोल्यूशन को कैसे स्टार्टअप मिला, तो वो डॉक्टर नॉर्मन इन बोरलॉग है। बट अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भैया फिर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, हमारे पास आ गए। उन्होंने इंडिया लेवल पे इसको पूरा लॉन्च किया और बताया कि हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं। अब ये टाइम पीरियड चल रहा है, 1960s का। और आपको ये बात ध्यान भी रखनी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की जो लॉन्चिंग हुई वो भी हमारे पास दो फेज में लॉन्च हुई, ठीक है ना। दो फेजेस में इसकी लॉन्च हुई। जो हमारे पास फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट फेज के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट फेज चला, ये 1960s से लेके 1970s तक चला, मिड तक। और इसके अंदर सिर्फ दो क्रॉप्स पे ध्यान दिया गया। एक क्रॉप हमारे पास आई वीट, और एक क्रॉप हमारे पास आई राइस। और ये ऑल ओवर इंडिया भी लॉन्च नहीं हुआ, सिर्फ कुछ कुछ जगह पे हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड फेज आया ग्रीन रेवोल्यूशन का। और सेकंड फेज के अंदर फिर हमने सारी जितनी भी ऑल वेराइटीज, सारी वेराइटीज जो भी थी हमारे पास, उनपे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से काम करना शुरू किया, और पूरे ऑल ओवर द इंडिया इसको हमने अप्लाई कर दिया। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि आप ये बताइए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या है ऐसा कि हम लोग फ्रॉम अ ग्रेन डेफिशिएंट नेशन से फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल तक पहुंच गए। मतलब हमारी कंट्री के अंदर इतना फूड ग्रेन क्रिएट हो गया कि मार्केट एबल सरप्लस, एक टर्म मैं आपको दे देता हूं, इसका ध्यान रखना, मार्केट एबल सरप्लस। हम मार्केट एबल सरप्लस तक आ गए। मार्केट एबल सरप्लस का मतलब क्या होता है? मार्केट एबल सरप्लस का मतलब होता है कि इतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो गया कंट्री के अंदर कि अपनी सेल्फ कंजप्शन को पूरा करने के बाद भी हमारे पास इतना फूड ग्रेन है कि हम लोगों की जरूरत पूरी कर सकते हैं, बाजारों में बेच सकते हैं, मार्केट में लाके सेल कर सकते हैं। क्या हो गया? तो आपको तीन बातें समझनी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ, लेकिन वो प्रोडक्शन इंक्रीज, मार्केटेबल सरप्लस, या फिर आप बोल सकते हैं ये GR के अंदर भैया क्या तीन चीजें हैं, वो कैसे अचीव हुआ। नंबर 1 पे आती है HYV सीड्स, नंबर 2 पे आता है हमारे पास फर्टिलाइजर्स, और नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास केमिकल पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड्स, इन तीन चीजों का ही मेन योगदान है
आपके ग्रीन रेवोल्यूशन में। अगर अब आपसे कोई पूछेगा क्या हुआ, तो आप सीधा बोलेंगे कि देखिए इस टाइम पीरियड के अंदर जो हम पुरानी हमारे जो पास जो पुरानी वैरायटी की सीड्स थी उन सबको हमने रिप्लेस कर दिया और हम न्यू वैरायटी की सीड्स लेके आए। वो न्यू वैरायटी की सीड्स HYV सीड्स थी, जिनको हमने ऊपर मिरेकल सीड्स भी बोला, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इनके अंदर मार्केट के अंदर 200% तक प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी थी। अगर एक नॉर्मल सीड से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 200% तक मोर प्रोडक्शन करेंगे उसमें। दूसरा, अब दिक्कत क्या होती थी इन सीड्स के साथ, एक दो दिक्कत बहुत थी। एक, इनको खाद जो चाहिए वो भी केमिकल बेस्ड खाद चाहिए। तो हमारी कंट्री में फिर सेकंड चीज जो लॉन्च हुई वो फर्टिलाइजर लॉन्च हुआ। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद वो सब चले गए, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स आए। फिर तीसरी दिक्कत इनके साथ ये थी कि इन सीड्स पे कीड़ा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो कीड़ा लगने के चांसेस के लिए फिर हमने क्या लॉन्च करा, केमिकल भैया पेस्टिसाइड्स। इससे पहले कंट्री के अंदर जितनी पेस्टिसाइड्स सब नेचुरल पेस्टिसाइड्स है। हमारे देश में नेचुरल पेस्टिसाइड्स में पिकॉक, लिजार्ड, स्नेक्स ये भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी कुछ आ जाते हैं, क्योंकि ये भी फसलों पे लगे हुए कीड़े को खाते हैं, फसल कभी खराब नहीं करते। ठीक है, तो अब पूरा कंट्री के अंदर ये टाइम पीरियड चला और हम लोग अचीव कर पाए मार्केटेबल सरप्लस, जिसे हम बोल सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन। और ये टाइम पीरियड की वजह से ही हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर थोड़ा सा स्टेबल हो पाया, वरना एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती। प्रॉब्लम का मेन रीजन ये भी होता कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी उसका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ही एग्रीकल्चर था, है ना, उसके अलावा कोई उनको काम ही नहीं था। क्लियर हुई इतनी बात? देखिए अब हम इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास देखने के लिए टॉपिक आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक ये आएगा कि अब हमारे पास ये और क्या बेनिफिट्स हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्री के अंदर आ गई, ठीक है, हम समझते हैं। आप ये मान सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला बेनिफिट तो चलो मार्केटेबल सरप्लस हो गया। अगर मैं आपसे बेनिफिट्स की बात करता हूं कि हमारे पास ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, GR है, इसका बेनिफिट्स क्या, तो पहला बेनिफिट तो मार्केटेबल सरप्लस हो गया। दूसरा बेनिफिट हमारे पास क्या हुआ, दूसरा बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, आप समझना, और ये जरूरी है वो हर एक कंट्री के पास होना, बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन का मतलब है कि हमारे पास अब इतना स्टॉक था फूड ग्रेन्स का कि हम उसे अपने स्टोर रूम्स में, अपने वेयर हाउसेज में स्टॉक कर सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्टोर क्यों करेंगे? स्टोर इसलिए करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। देखिए एग्रीकल्चर पूरे का पूरा जो बेस है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस है। तो ये भी हो सकता है कभी बारिश बहुत ज्यादा हो गई, ये भी हो सकता है कभी सूखा पड़ गया, लेकिन कंजप्शन पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। आप लोग देखिए, आप हर साल उतना ही कंज्यूम करते हैं, आपको तो कभी भूल भी जाते हैं कि प्रोडक्शन कितना हो रहा, हुआ नहीं हुआ। कभी भैया जैसे कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, आम खा रहे हैं सब लोग, कभी आपने सोचा कि आम इतने देश में बने भी नहीं बने, लेकिन आम तो आपको उतनी डिमांड करने हैं। तो क्या होता है, हम उनको सब स्टोर करते हैं। तो बफर स्टॉक। और दूसरी सिचुएशन कि कभी कंट्री में ऐसी आपदा आ गई या कोई दिक्कत आ गई कि जिससे प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो बफर स्टॉक हमें बचाएगा। मार्केट में प्राइस स्टेबल करने के लिए बफर स्टॉक हमें बचाएगा। क्लियर हुई? तो बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन क्रिएट हुआ किसके बाद? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। और अब तीसरा एक बेनिफिट हमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए साथ मिला, वो बेनिफिट क्या मिला कि जो पूरे का पूरा लो इनकम ग्रुप था, वो लो इनकम ग्रुप हमारे पास यहां पे बेनिफिट हुआ। अब लो इनकम ग्रुप इसलिए बेनिफिट नहीं हुआ कि अवेलेबल इजीली हो रहा है फूड ग्रेन ना। लो इनकम ग्रुप के बेनिफिट होने का मेन कारण क्या था कि जब मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज हुई, तो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज होने के बाद मार्केट का जो फूड ग्रेन्स का प्राइस था वो कम हो गया, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हुई। इतना कॉमन आप लोग सब समझ जाएंगे, किसी भी गुड्स की सप्लाई जब इंक्रीज होती है और वो अपने डिमांड को मेट कर लेती है, तो प्राइस उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर मार्केटेबल सरप्लस होने के बाद, बफर स्टॉक होने के बाद, प्राइस फूड ग्रेन का कम हुआ, जिस प्राइस के कम होने की वजह से जो हमारे देश का गरीब आदमी था, जो पहले अनाज नहीं ले पा रहा था, वो भी अब अनाज ले सकता था। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया लो इनकम ग्रुप को बेनिफिट हुआ। ठीक है, यहां पे लो इनकम ग्रुप जो है वो कंज्यूम कर पा रहा था गुड्स को, जो पहले कंज्यूम नहीं कर पा रहा था। क्लियर हुई? अब मैं आपको एक बात बताता हूं ग्रीन रेवोल्यूशन की, कि ग्रीन रेवोल्यूशन में सब कुछ अच्छा है, हम मानते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है। और देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का नहीं होता, देखिए एक टाइम पीरियड की बात होती है, उस टाइम पीरियड में होना ही चाहिए था, क्योंकि यही हमारा एक रास्ता था चीजों को सही करने का। बट इसने कुछ प्रॉब्लम भी कर दी। वो प्रॉब्लम एक ये कर दी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमेशा रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक अवेलेबल था, कि जितनी भी आप खाद उगाएंगे उन पे कीड़ा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
दूसरा, अगर आप ये कर सक अगर आपको ये पॉइंट दिमाग में आए और आपको ये समझाना पड़े कि आप इतना बता दीजिए कि कौन सा मेजर रिस्क था जो इन्वॉल्व था अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर रिस्क जो हमें बाद में हमने एनालाइज किया तो पता चला और हमें लगा वो ये था कि हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के लॉन्च होने के बाद जो है वो इंक्रीज इन इनइक्वालिटी ज्यादा हो गई। किस चीज की? अब आप कहेंगे ये जो इनइक्वालिटी किस चीज की हुई? हाँ, इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी कैसे, जबकि ये तो सपोर्ट कर रहा है इनकम इनइक्वालिटी? इसलिए क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की जो एचवाईवी सीड्स थी वो कॉस्टली थी, उन सीड्स को स्टेबल रखने के लिए जो फर्टिलाइजर्स था वो कॉस्टली था, और पेस्ट अटैक से बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स थे वो भी कॉस्टली थे। तो कहीं ना कहीं हम उसी सिचुएशन में आ गए दोबारा कि जो अमीर किसान जमींदार लोग वो महंगे महंगे सीड्स लेके आ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स लेके आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स लेके आ रहे हैं, अपने खेतों में भैया ग्रो कर रहे हैं, अपने खेतों में फसल उगा रहे हैं, फसल लहर रही है और प्रोडक्शन बढ़ रही है और अमीर किसान और अमीर हो रहा है। गरीब किसान का क्या? वो एचवाईवी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर इनको किसी को भी अफोर्ड नहीं कर पाता था, और क्योंकि वो किसी को अफोर्ड नहीं कर पाया तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो लेकर आए। अगर सीड्स लेके आ पा रहा था तो फर्टिलाइजर नहीं लेके आ पा रहा था, फर्टिलाइजर लेके आ पा रहा था तो पेस्टिसाइड नहीं लेके आ पा रहा था। इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वो इन तीनों पे भैया उसे पैसा ही नहीं था, इतना वो तीनों लिया है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या हुआ कि कंट्री के अंदर फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में दो पार्ट क्रिएट हुआ। एक वो किसान जो बहुत पैसे वाला है, आज भी देखने के लिए मिलता है, और एक वो किसान जिसे पैसा ही नहीं है, वो आज भी देखने के लिए मिलता है। तो इनकम इनइक्वालिटी भी ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे पास क्रिएट करी। हाँ, हालांकि बात अलग है कि गवर्नमेंट हमेशा से फेवरेबल स्टेप्स लेती है। जब गवर्नमेंट को लगा कि ये दिक्कतें हो रही हैं तो उन्होंने फेवरेबल स्टेप्स लिए। फेवरेबल स्टेप्स में सच आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड करवा दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी लोन ग्रांट कराने शुरू कर दिए। ये कह दिया कि ठीक है यार, लोन से में इजीली मिल जाएंगे, सब्सिडी लोन इजीली मिल जाएंगे, और लोन में इंटरेस्ट में बहुत सारी रिलैक्सेशन दे दिया, इंटरेस्ट में बहुत सारा उनको फायदा मिल गया। तो ये सब चीजें हमारे पास आई, बट फाइनली ग्रीन रेवोल्यूशन, नाम में ही रेवोल्यूशन है, तो क्रांति तो थी और बहुत बड़ी क्रांति थी हमारे देश के लिए।